बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया के सामने धांधली के इशू को बहुत बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, लेकिन पहले ये आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको किस अंदाज में उठाया। इस्लामाबाद के एक निजी होटल में तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों को बुलवाया गया जो कि या तो अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं, या उन लोगों को बुलवाया गया जिनको धांधली के साथ इलेक्शन हरवाया गया है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पे जमा हुई, और इतने बड़े पैमाने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे लोग नहीं बैठते जितने बड़े पैमाने पे यहाँ पे लोग बैठे हुए थे। तहरीक इंसाफ ने पूरे आदाद व शुमार सामने रख दिए। उन्होंने बताया कि हमें फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज नहीं दिए गए, फॉर्म 47 के साथ धांधली की गई है और वहाँ पर टेम्परिंग की गई है, गलत रिकॉर्ड मुरतब करके गलत नतीजे फ्राहम किए गए हैं। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम है। और तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, यानी सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, बलूचिस्तान से, वो वहाँ पे पहुँचे और वो अपना रिकॉर्ड लेकर पहुँचे। उन सब के पास उनके फॉर्म 45 भी मौजूद थे, और उन्होंने भरपूर तरीके से अपना मुकदमा आलमी मीडिया के सामने और पाकिस्तानी मीडिया के सामने रखा है। तो आज का दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के लिए और धांधली करने वालों के लिए बड़ा सख्त दिन साबित हुआ, बड़ा मुश्किल दिन साबित हुआ, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी और पूरी दुनिया के अंदर इसकी आवाज़ उठेगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर कभी भी उम्मीदवार इकट्ठे होकर एक साथ धांधली का दावा नहीं करते। और ये वो पार्टी है जिनका लीडर उनको मैसर नहीं है, यानी लीडरलेस पार्टी है। लीडर जो है वो जेल में है और कारकुन अपने तौर पे या पार्टी के लोग अपने तौर पे इस तरह के डिसीजंस ले रहे हैं। तो ये एक बड़ा इकट्ठ था, इसको एक बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, और उन्होंने अपना पूरा मौक़िफ़ सही तरीके से दुनिया के सामने रखा है। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ स्टेटमेंट दिए, लेकिन उसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमारे पास जो टोटल नशिस्तें थी वो 179 है, यानी 179 हमारी टोटल सीटें होनी चाहिए फॉर्म 45 के मुताबिक। 179 का आपको मतलब पता है? इसका मतलब है कि 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा, 2/3 अक्सरियत से भी ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि उनके पास अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो 179 सीटें वो कह रहे हैं जी हम जीते हैं, और हमारी जो सीटें छीनी गई हैं उनकी तादाद वो बता रहे हैं 85 है। 85 कौमी असम्बली की नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं। अच्छा, 85 नशिस्तें टोटल PMLN ने ना पिछले इलेक्शन में जीती थी, ना PMLN ने इस इलेक्शन में 85 नशिस्तें जीती हैं। यानी नवाज शरीफ पूरा जोर लगा के जितना जीत पाता है ना, उससे ज़्यादा इमरान खान से छीन कर, फिर भी इमरान खान अभी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट में उनकी नुमाइंदगी है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रियलिटी। और अभी तक धांधली करने के बावजूद तब्दीली नहीं आ सकी, यानी अभी तक धांधली करने के बावजूद PMLN नंबर 1 पार्टी नहीं बन सकी। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो एक और बड़ी अहम खबर है, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर देता हूँ। और ये खबर है जी इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। खबर ये बताती है कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दिया जाए। ये एक दरखास्त दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी बेंच है जो जस्टिस कादी फाइज ईसा साहब की सरबराही में इस मुकदमे को सुनेगा। अली खान नामी शहरी है जिसने ये दरखास्त दायर की। उसने कहा जी 8 फरवरी का इंतखाब जो है उसे कलअदम करार दें, फारिग कर दें उस इंतखाब को। वजह यह है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा धांधली हुई है, और इस वक्त तक जो रिजल्ट हैं वो इस खबर के अंदर लिखे हैं। लेकिन एक्चुअली बात यह है कि 8 फरवरी का इंतखाब क्या चलता रहेगा या फारिग हो जाएगा, मेरे ख्याल में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुख्तलिफ जगहों पे भागते रहेंगे, दर दर भटकते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे, निज़ाम के साथ टक्कर मारते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि उनको इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और अदलिया से तो बिल्कुल मायूस नहीं होता। देर ब देर आपको इंसाफ मिल जाता है। अभी मिलना ज़रा मुश्किल है, आने वाले दिनों में मिल जाएगा। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये 85 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, 85 सीट्स, इनमें से अगर कुछ ना भी करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 40 से 45 सीटें मिल जानी चाहिए, और अगर वो भी उनको मिल जाती हैं तो वो सिंपल मेजॉरिटी से भी आगे निकल जाएंगे। तो इस सूरत हाल का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वफाक में होगा और शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। लेकिन ये फैसले कब होंगे, कैसे होंगे, इस बारे में भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। फजलुर रहमान साहब का जो स्टेटमेंट है उसमें फजलुर रहमान साहब ने एक तरदीद भी की है, यानी उन्होंने कल कहा था कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद साहब के कहने के ऊपर हम सारी जमातें मिलकर तहरीक-ए-एतमाद लाए थे और हमने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की थी। उनका कहना था कि ये फैसला बंद कमरों में हो चुका था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाएगी। हमारी सियासी जमातों ने सिर्फ इस किए हुए फैसले के ऊपर, उस दौर की एस्टेब्लिशमेंट ने जो फैसला किया था उसके ऊपर हमने सिर्फ मोहर लगाई थी, उसकी हमायत करके। एक्चुअली ये सब हो चुका था। फजलुर रहमान साहब आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे हैं। उन्हें शिकवा शायद इस बात का है कि उनको वो सहूलतकारी नहीं दी गई जो नवाज शरीफ साहब को दी गई है। उन्हें शायद शिकवा इस बात का है कि वो जहन बना चुके थे कि शायद वो सदर पाकिस्तान बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है मुख्तलिफ जमातों ने, और ये एहतजाज हुआ है हाईवे के ऊपर M9 पे। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद थे धांधली के खिलाफ। तो धांधली के खिलाफ आज 2 बड़े इवेंट हुए हैं।
ایک ایونٹ جو دھاندلی کے خلاف ہوا ہے وہ M9 کے اوپر ہوا ہے موٹر وے پہ، اور وہاں پہ جمعے کی نماز کے جو مناظر ہیں وہ ایسا لگتا ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تو لوگ لازماً جب ان کے ساتھ دھاندلی ہوگی تو لوگ سڑک پہ آئیں گے نا۔ اور دوسرا جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ہے۔ اس کے بعد تحریک انصاف نے اناؤنس بھی کر رکھا ہے کل کے دن کے لیے کہ وہ ایک بڑا احتجاج کریں گے ملک بھر میں دھاندلی کے خلاف۔ تو آج انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھا ہے، نہ صرف قوم کے سامنے بلکہ دنیا کے سامنے رکھا ہے عالمی میڈیا کے ذریعے سے۔ اب آ رہے ہیں پیپلز پارٹی نے کیا مانگا۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ چیئرمین سینٹ ان کا اپنا بن جائے، یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب اگر قومی اسمبلی کی نشست رکھتے ہیں تو پھر وہ اسپیکر قومی اسمبلی بن سکتے ہیں، لیکن انہیں شاید یہ کہا گیا ہے کہ آپ چیئرمین سینٹ کی تیاری کریں۔ وہ چیئرمین سینٹ بنیں گے، قومی اسمبلی کی نشست چھوڑیں گے۔ ویسے بھی وہ سیٹ دھاندلی زدہ سیٹ قرار دی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، وہاں دوبارہ الیکشن ہو جائے گا۔ اور جو اسپیکر قومی اسمبلی والا معاملہ ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کو ملے، اور اس پہ وہ خورشید شاہ صاحب کو شارٹ لسٹ کر چکے ہیں۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ PMLN ایاز صادق صاحب کی قربانی دیتی ہے یا نہیں دیتی، کیونکہ ایاز صادق صاحب کو خوش رکھنے کے لیے انہوں نے شیخ روہیل اصغر صاحب کی قربانی تو دے دی ہے PMLN نے۔ اب فضل الرحمان صاحب نے پہلے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ یہ تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا اسٹیٹمنٹ بدلا۔ انہوں نے کہا جی میں نے جنرل فیض کا نام غلطی سے لے لیا تھا، ایکچولی وہ ان کے بعد آنے والے جو تھے وہ ان کا نام مجھے لینا تھا۔ تو ان کے بعد آنے والے آپ سب جانتے ہیں کہ موجودہ جو DGISI ہیں ان کے اوپر فضل الرحمان صاحب کا یہ ایلیگیشن ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہوا عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ، اس معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ انوالو تھی، اور عمران خان صاحب کا جو موقف ہے کہ ان کو نکالا گیا اور یہ فیصلے بند کمروں میں ہوئے، تو فضل الرحمان صاحب نے اس موقف کے اوپر سٹیمپ کر دیا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان، اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ اگر اس وقت میں بات نہ مانتا اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کی تو ہوتا یہ کہ یہ کہا جاتا کہ فضل الرحمان عمران خان کو بچا رہا ہے۔ تو ابھی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ خود کیونکہ حالات بہت پتلے ہو گئے ہیں، سندھ میں ان کے خلاف دھاندلی ہوئی ہے بہت بڑی، ان کو یہ لگتا ہے، اور خیبر پختونخوا میں ان کو جتوایا بھی نہیں گیا، تو ان کی شکایات کا انبار بہت بڑا ہے۔ ان کا بیٹا جو ہے وہ ابھی بھی چند پولنگ سٹیشنز کے نتیجے کا انتظار کر رہا ہے کہ شاید وہ سیٹ مل جائے۔ دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب کو سیٹ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اب آ جائیں کہ ریبٹل کیا آیا ہے۔ دیکھیں ریبٹل جو ہے وہ کچھ صحافی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض کی توسط سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جنرل فیض نے کہا کہ میں تو نہیں تھا، بلکہ میں تو اس وقت تھا کور کمانڈر پشاور۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ موقف آ گیا فضل الرحمان صاحب کا کہ ایکچولی فیض حمید کا نام میرے منہ سے نکل گیا، وہ ان کے بعد والے تھے۔